So the product of the day is carrier's legal liability. देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक पर्सन कोई भी इनको जो इनकमिंग पर्सन हैं इनको अलाउ करते जाइए, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं करूँगा तो फिर डिस्टर्बेंस। और टॉपिक पे टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि टॉपिक को समझना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आपके लिए नया भी नहीं है। कंपनी के लिए प्रोडक्ट नया है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जनरल इंश्योरेंस कंपनियां बहुत पहले से इस प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, लेकिन आपके यहाँ ये प्रोडक्ट थोड़े लेट आया है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए इसे समझिए, इसकी टेक्निकलिटी को समझिए कि क्या होता है। जिस किसी भी पर्सन को कहीं भी माल भेजना होता है कहीं भी, तो उसके पास 3-4 तरीके हैं। अगर उसे पानी के रास्ते से भेजना है तो वो शिप से, स्टीमर से, बोट से या किसी भी तरीके के हल से भेज सकता है, लेकिन उसके लिए पोर्ट टू पोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर बाई एयर भेजना है तो बाई एयर कार्गो कुरियर या हेलीकॉप्टर से या किसी भी एयर डिवाइस से भेजा जा सकता है। रेलवे से भेजना है तो रेलवे के लिए स्पेशली मालगाड़ी चलती है या कोई स्पेसिफिक ट्रेन भी हो सकती है। और रोडवेज से भेजना है तो माल ढोने वाले वाहनों को जीसीसी भी कहा जाता है, गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल्स। ये जो जीसीसी भी हैं ये कई तरीके के होते हैं। लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल या टैंकर या रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, ओपन बॉडी व्हीकल, क्लोज बॉडी व्हीकल। लेकिन इन सभी का यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, गुड्स कैरिंग के लिए होता है। अब ये तो पॉलिसी है कैरियर लीगल लायबिलिटी, दिस इज कंसर्न विद द रोडवेज, तो इसमें सभी तरीके के जीसीसी भी शामिल हो जाते हैं। इस पॉलिसी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो भी ट्रांसपोर्टर फर्म है या लॉजिस्टिक फर्म है या कैरियर फर्म जिनका काम ही ट्रांसपोर्टेशन का है, राउंड द ईयर, थ्रू आउट द ईयर उनको तो सिर्फ माल ही भेजना है गाड़ियों में। तो जब ये डेली की एक्टिविटी है, डेली माल जाएगा तो कभी भी किसी भी दिन किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना भी हो सकती है। उसमें माल का नुकसान भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। और अगर ये लॉस होता है या डैमेज होता है तो फिर वो व्यक्ति जिसने कि माल भेजा है और जिसने फ्रेट पे किया है उसको यह लीगल राइट मिल जाता है कि वो ट्रांसपोर्टर से उसका लॉस रिकवर कर सके, क्योंकि उसने इसलिए भेजा है कि एक्स प्लेस से बाई प्लेस तक पहुंचाना है, जिसके लिए वो आपको फ्रेट पे कर रहा है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें उसने कंसिडरेशन पे किया फ्रेट का। अब ये ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है कि उसको माल को वहां तक पहुंचाए। ऐसे केस में अगर रास्ते में कहीं भी कोई लॉस और डैमेज हो जाता है अगर कोई लॉस और डैमेज हो जाता है तो जिम्मेदारी कैरियर फर्म की होगी, ट्रांसपोर्टर फर्म की होगी। और ट्रांसपोर्टर फर्म को जितना उसका लॉस हुआ उतना कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब किसी भी ट्रांसपोर्टर फर्म के लिए ये आए दिन की बात है, कभी एक्सीडेंट से, कभी आग लगने से, कभी ओवरटर्निंग से, कभी नदी में चले जाने से, कभी दंगों में फंस जाने से, जो भी माल जा रहा है उनकी गाड़ी में नुकसान होता रहता है।
तो कितना नुकसान पे करेगा ट्रांसपोर्टर? ऐसा भी हो सकता है जितना वो कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास एक यही तरीका है कि ये जो पॉलिसी है, कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी, ये ले ली जाए जिससे उसका नुकसान इंश्योरेंस कंपनी पे करे। तो इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेने पर ट्रांसपोर्टर का रेस्क्यू हो जाता है, बचाव हो जाता है। जो भी लॉस ऑफ डैमेज होगा उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी नॉर्मली कैरियर्स को ही दी जाती है, कैरियर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को या लॉजिस्टिक फर्म्स को, जिनका काम ही माल को ढोने का होता है या माल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का होता है। यही फर्म है ये पॉलिसी लेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो पॉलिसी ली गई है ये केवल उस माल का फिजिकल लॉस और डैमेज को कवर करेंगी जो कि रास्ते में जा रहा है। केवल माल की रिस्क कवर है, व्हीकल की रिस्क कवर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो बेस कवर है वो केवल माल की रिस्क को कवर करने का है, और उस माल को नुकसान भी फायर या एक्सप्लोजन या एक्सीडेंट से होना चाहिए, या इंश्योर की नेग्लिजेंस से, ट्रांसपोर्टर फर्म की नेग्लिजेंस से हो सकता है, या उसके एम्प्लॉयज का कोई नेग्लिजेंस से क्रिमिनल एक्ट हो सकता है, या एम्प्लॉयज या रिप्रेजेंटेटिव से सर्वेंट का, जैसे लोडर और अनलोडर से माल छूट गया हाथ से, धन की लापरवाही से माल का नुकसान हो गया। तो फायर, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट, नेग्लिजेंस कवर्ड है, लेकिन राइट एंड स्ट्राइक कवर नहीं है, टेररिज्म कवर नहीं है। ये दोनों ही रिस्क एड ऑन यानी एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के कवर कराई जा सकती है। इन दोनों का एड ऑन कवर है, केवल यही दो एड ऑन कवर है इस पॉलिसी के साथ अवेलेबल। और जब भी कभी आप पॉलिसी किसी को दे रहे हैं आप, तो पॉलिसी मैक्सिमम 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं। किसी भी रेप्यूटेड ट्रांसपोर्ट फर्म को दीजिए जिनके पास अपने व्हीकल्स हों या हायर्ड व्हीकल्स हों, जिनके जरिए वो माल लाने ले जाने का काम करते हैं। पहली शर्त यह है कंपनी की ये पॉलिसी देने की कि उनके पास जितने भी व्हीकल हैं, चाहे वो उनके खुद के हों या उन्होंने किराए पर लिए हों, भाड़े पर लिए हों, उन सबका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव, ना कि थर्ड पार्टी। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस किसी से भी हो सकता है, हमारे से तो और भी अच्छा, और किसी कंपनी से तो भी है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जिसमें कि थर्ड पार्टी रिस्क भी कवर है और डैमेज रिस्क भी कवर है और पर्सनल एक्सीडेंट की रिस्क भी कवर है। दूसरा, वो व्हीकल सारे के सारे रोड वर्दी कंडीशन में होने चाहिए। अगर उसके पास 10, 20, 50, 100, 200 व्हीकल है, सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के काम आते हैं, तो एक ही पॉलिसी में उन सबकी रिस्क कवर हो जाएगी, जिसको फ्लीट पॉलिसी बोलते हैं। एक फ्लीट पॉलिसी में सबकी रिस्क कवर हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट मेंटेन किए जाते हैं, जिनको कि लॉग बुक कहा जाता है। उसमें हर व्हीकल की एंट्री होती है, कौन सा व्हीकल किस दिन कहाँ माल लेके गया, कब आया। ये उनके लिए बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, जिससे उनको पता लग जाता है कि रिकॉर्ड सारे व्हीकल के बारे में इसलिए मेंटेन किया जा रहा है कि कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन ले ली जाए। एक और डॉक्यूमेंट वो बनाते हैं कंसाइनमेंट नोट, जिसको कि हर व्हीकल के साथ भेजते हैं, कभी दूसरे ट्रांसपोर्टर को जाती है, जिसमें पता लग जाता है क्या क्या माल आया है, क्या क्या माल जा रहा है। और इस पॉलिसी को 500 रुपये प्लस GST पर मिनिमम इशू किया जा सकता है। तो ये पॉलिसी के की फीचर्स है। पॉलिसी 12 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं होगी, रेप्यूटेड ट्रांसपोर्ट फर्म के लिए होगी। उसके बाद जितने भी व्हीकल हैं, चाहे वो खुद के हों या हायर्ड हों,
सबके लिए पहले कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होगी मोटर की, क्योंकि व्हीकल की रिस्क केवल मोटर पॉलिसी में ही कवर होती है और हर व्हीकल की अलग एक मोटर पॉलिसी होती है। अगर एक ही फर्म का मालिक ट्रांसपोर्टर फर्म के नाम से 10 गाड़ियाँ हैं तो 10 के लिए भी उसे एक व्हीकल में 10 पॉलिसी कवर नहीं होगी, 10 की 10 मोटर पॉलिसी लेनी पड़ेगी। हाँ, कैरियर लीगल लायबिलिटी 10 के लिए एक ले सकता है। सारे व्हीकल रोड वर्दी कंडीशन में होने चाहिए। व्हीकल रोड वर्दी कंडीशन में होने का मतलब सिर्फ जवानी जमा खर्च नहीं है। व्हीकल की रोड वर्दी कंडीशन का मतलब ये है कि उसके पास RTO से शूट फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। हर कमर्शियल व्हीकल के लिए RTO एक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करता है। उसके बाद जितने भी व्हीकल होंगे सब एक ही फ्री पॉलिसी में कवर इंश्योर हो जाएंगे। और जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि लॉगबुक और कंसाइनमेंट, ये उनको बनाने ज़रूरी है, क्योंकि ये इंश्योरेंस करते समय तो नहीं लेकिन क्लेम सेटल करते समय डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस कंपनी ये डॉक्यूमेंट मांगेगी जिसमें ये क्रॉस चेक करेगी कि ये व्हीकल उस दिन गया भी था कि नहीं, और गया था तो उसमें ये माल गया था कि नहीं जिसको कि लॉस या डैमेज क्लेम किया जा रहा है। मिनिमम पॉलिसी हो गया 500 प्लस 18% GST। इस पॉलिसी में ट्रांसपोर्टर को एक अच्छा कंफर्ट चाहिए, जिसको कि वो नॉर्मली आपसे डिमांड करते हैं कि भाई हमारी पॉलिसी की जो रिस्क है उसमें कवर ड्यूरेशन क्या रहेगा, क्योंकि व्हीकल तुम्हारे रोज जाते हैं। अब एक व्हीकल हमारा जा रहा है जयपुर से अहमदाबाद और अहमदाबाद में पहुंच गया, अहमदाबाद वाले ट्रांसपोर्टर का गोदाम खाली नहीं है, उसका गोदाम भरा हुआ है, गाड़ी 1 दिन खड़ी रही, 2 दिन खड़ी रही, 4 दिन खड़ी रही, तो क्या हमारी रिस्क कवर होगी कि नहीं होगी? और ये बड़ी नॉर्मल सी सिचुएशन है ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में, क्योंकि कई बार एक ही दिन में 4 गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, कभी एक दिन में 4 दिन में एक गाड़ी नहीं आती। तो ऐसे सिचुएशन में उनको इंश्योरेंस का कवरेज चाहिए होता है। हमने इस चीज़ का खासतौर से ध्यान रखा है। हमारी पॉलिसी में जो रिस्क स्टार्ट होगी वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज तक की होगी, लेकिन इसमें भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि जहाँ से माल जा रहा है वो तो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और जहाँ तक माल जाएगा वो है पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसको फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बोलते। तो ये तो जर्नी पीरियड की रिस्क कवर होगी, लेकिन इसके अलावा लोडिंग और अनलोडिंग की रिस्क भी कवर होती है इसमें। जैसे जयपुर से माल जा रहा तो माल तो गाड़ी में जयपुर से ही भरा जाएगा, लोडिंग तो जयपुर से होगी। और लोडिंग के ऑपरेशंस के दौरान भी अगर किसी लेबर की वजह से या ट्रांसपोर्टर के किसी रिप्रेजेंटेटिव की वजह से लॉस हो गया तो वो लॉस भी इस पॉलिसी में कवर होगी। सारी जर्नी की रिस्क कवर होगी। फिर अहमदाबाद जा रहा तो अहमदाबाद पहुँचने तक की सारी रिस्क कवर है, प्लस पहुँचने के बाद अगर गाड़ी अनलोड हो गई तब तो ठीक है, नहीं हुई तो एक दिन की रिस्क कवर्ड है, दूसरे दिन की रिस्क कवर्ड है, तीसरे दिन की रिस्क कवर्ड है, 3 दिन के बाद रिस्क खत्म हो गई, फिर वो ट्रांसपोर्टर की खुद की रिस्क आ जाएगी। तो आपकी पॉलिसी में क्या बेनिफिट है आप ट्रांसपोर्टर को दे सकते हैं कि रिस्क कब से स्टार्ट होगी, प्लेस ऑफ ओरिजिन से विद लोडिंग ऑफ कार्गो, और रिस्क कब खत्म होगी, पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज, आइदर at the point of discharge when the vehicle is unloaded or on expiry of 3 days, whichever is available। तो बहुत अच्छा बेनिफिट है जो कि हर ट्रांसपोर्टर को दिया जा सकता है, क्योंकि कवर ड्यूरेशन में 3 दिन एक्स्ट्रा का कवरेज शामिल कर दिया गया है। वैसे नॉर्मली 3, 4, 5 दिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम 3 दिन का पॉलिसी में कवर है। पॉलिसी का प्रीमियम कैसे निकाला जाएगा? 3 चीज़ें देखी जाती हैं, GVW, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी एंड एड ऑन। GVW उन सभी व्हीकल्स का जिनको कि वो ट्रांसपोर्ट फर्म माल लाने ले जाने के काम में लेती है, उसकी RC की कॉपी देनी होगी देखने के लिए। RC में लिखा रहता है ग्राफिकल रेट। लिमिट ऑफ इंडेमनिटी ट्रांसपोर्टर फर्म को सेलेक्ट करेगी, उनका जितना भी टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर।
वो टर्नओवर उन्हीं को पता होता है और उतनी अमाउंट की रिस्क वो कवर करा सकती है। फिर एड ऑन उनको चाहिए, क्योंकि 2 एड ऑन अवेलेबल हैं, दोनों में से दोनों ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, एक भी ना लें, ये उनकी चॉइस पर। इन तीनों के बेसिस पर प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, लेकिन इसमें डिस्काउंटिंग और लोडिंग की भी फैसिलिटी है। डिस्काउंटिंग इसलिए हो सकती है कि टाइप ऑफ व्हीकल भी अगर अच्छा यूज़ किया जा रहा है, क्लोज बॉडी है, ट्रेलर है, रेफ्रिजरेटर है, ड्रिंकर है, फ्री डिस्काउंट भी दिया जा सकता है अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा हों, पास क्लेम हिस्ट्री अच्छी हो और पैरामीटर जैसे गाड़ियों की एज या फिटनेस ठीक हो, तो उस केस में इनको कंसिडर किया जा सकता है। तो ये पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर डिस्काउंटिंग या लोडिंग होगी। लेकिन अगर पॉलिसी में कोई क्लेम आता है तो हर क्लेम का 2% ऑफ द क्लेम अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम 5,000 रुपीज़ का कंपलसरी एक्सेस टिकट पे रेट होगा। फिर से सुन लीजिए, पॉलिसी पीरियड में अगर कोई क्लेम आता है तो उसमें 2% ऑफ द क्लेम अमाउंट जो कि मिनिमम 5,000 होगा कंपलसरी कटेगा, उसके बाद सारा क्लेम पे हो जाएगा। टेररिज्म के केस में ये लिमिट थोड़ी डिफर कर सकती है। आज तक जो जनरल एक्सक्लूजन है पॉलिसी में, जैसे कोई थर्ड पार्टी की डेथ हो गई, इंजरी हो गई या प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, गाड़ी लोडेड जा रही है, फिर टकरा गई, सामने 2 आदमी आ गए, दोनों की डेथ हो गई, तो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी एक ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है ये उसकी मोटर की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या पैकेज पॉलिसी में ऑलरेडी कवर है। वो पॉलिसी पर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजन लागू होते हैं, इसलिए ये थर्ड पार्टी पॉलिसी चाहे प्रॉपर्टी डैमेज हो, इंजरी हो या डेथ हो, मोटर की पॉलिसी में कवर होती है, इसमें नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू माल जा रहा है तो पॉलिसी की कवरेज से बाहर। ऐसा कोई माल जो कि ट्रांसपोर्टर का खुद का है या उसके आदमी का है या उसके एजेंट का है या उसके सर्वेंट का है, वो भी कवर नहीं है। रॉटन स्ट्राइक कवर नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लेम देकर कवर कराया जा सकता है। एक्ट ऑफ टेररिज्म कवर नहीं है, जिसको भी एड ऑन लेकर के कवर कराया जा सकता है। इनहेरेंट डिफेक्ट वाइस यानी कि ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से कि सामान खराब हो सकता है, जैसे कि सब्जियां हैं, फल है, मिल्क प्रोडक्ट हैं, अब ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल ख़राब होती है, इनकी लाइफ बड़ी लिमिटेड होती है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस, जैसे मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये कम हो गई, तो इसकी वजह से अगर कोई लॉस होता है तो इसकी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की। चेंज इन लॉ और रिफ्यूजल ऑफ ग्रांट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स लाइक आरटीओ ने परमिट देने से मना कर दिया या परमिट लिया ही नहीं है और दूसरे स्टेट में गाड़ी चल रही है और स्टेट परमिट है या फिटनेस नहीं है या कॉन्ट्राबैंड गुड्स को कैरी किया जा रहा है। कॉन्ट्राबैंड गुड्स का मतलब होता है जिनको ले जाना लीगली परमिटेड नहीं है, जैसे लेकर है, ड्रग्स हैं, कुछ खास एनिमल्स हैं, तो इनके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी कवर नहीं होगी, अदरवाइज सारी रिस्क कवर है। बाई चांस कोई क्लेम आ जाता है पॉलिसी पर तो ट्रांसपोर्टर फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करें। उसका रिजल्ट ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनी अपना सर्वे तुरंत भेजेगी, जो कि इंसिडेंट या एक्सीडेंट वाले प्लेस पर जाएगा, वहाँ जा कर के फिजिकल इंस्पेक्शन करेगा, फोटोग्राफ लेगा, लॉस को असेस करेगा और उसके बेसिस पर क्लेम सेटल करेगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टर के ये कहने पर कि इतना माल डैमेज हो गया है, इतना लीक हो गया है, इतना खराब हो गया है, गाड़ी पलट गई हो, ये सफिशिएंट नहीं है जब तक उसका फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं हो जाए। तो जब फिजिकल इंस्पेक्शन हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा, तो सर्वे पूरी लॉस असेस भी कर देगा, रिकमेंड भी कर देगा, उसके बेसिस पर क्लेम सेटल हो जाएगा। लेकिन क्लेम के लिए कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मोटर की ओडी पैकेज पॉलिसी, क्योंकि ये चेक किया जाएगा कि जो व्हीकल माल लेके जा रहा था उसका पैकेज इंश्योरेंस है, किसी भी कंपनी से हो लेकिन होना चाहिए।
व्हीकल आरसी, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं, क्योंकि उसके बिना तो मोटर कोई पॉलिसी क्लेम सेटल नहीं करेगी। आरसी तो होनी चाहिए ना। एग्रीमेंट लेटर, अगर किसी एग्रीमेंट के तहत माल ले जाया जा रहा है, जैसे कई बार मैंने अपनी गाड़ी सीमेंट फैक्ट्री में लगा दी, सीमेंट लाने ले जाने का काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहुंचाती है, या किसी इंडियन ऑयल डिपो या भारत गैस में लगा दी, अपना टैंकर लगा दिया, तो इस तरीके का कोई एग्रीमेंट है तो उसकी कॉपी भी क्लेम के साथ मांगी जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द कैरेज बाई गुड रोड एक्ट 2007, ये आरसी से अलग होता है। आरसी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इशू करता है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैरेज बाई रोड एक्ट के तहत इशू किया जाता है, जो कि ऑथराइजेशन है कि आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए आईडीएस लाइसेंस चाहिए, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ हमको कैरेज बाई रोड एक्ट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। नॉर्मली आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टर्स के ऑफिस में ये फ्रेम करा के वो डिस्प्ले करते हैं। हर गाड़ी की रिटर्न सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि सारी की सारी कमर्शियल व्हीकल है। क्लेम फॉर्म चाहिए, जीआर चाहिए। जीआर का मतलब होता है गुड्स रिसीप्ट। ये गुड्स रिसीप्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको ये इंश्योरेंस जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सामान के मालिक को देती है, जिसमें कि उसकी सारी डिटेल लिखी है। जैसे मैंने 4 फ्रिज भेजने हैं जयपुर से हैदराबाद, तो मैं उनका वेट, रेट, क्वांटिटी, प्राइस, मेरा नाम, कहाँ से कहाँ तक, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से किसको डिलीवर होगा, ये सारी डिटेल गुड्स रिसीप्ट में लिखी है। इसी के बेसिस पर क्लेम सेटल होता है। गुड फॉरवर्ड नोट, किस गाड़ी में क्या माल जा रहा है, सारी डिटेल गुड फॉरवर्ड नोट होती है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है कि अगर कोई लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी ये डॉक्यूमेंट सारे ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्म से मांगेगी क्लेम सेटल करने के लिए, तभी उसको क्लेम मिलेगा। अब इसमें आपको अगर ये पॉलिसी किसी को भी इशू करनी है, इनको एडमिट कर लीजिए भाई जो भी आए, अगर ये पॉलिसी किसी को इशू करनी है तो आपको जो बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन देनी है अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट को, जिसके बेसिस पर कोड जनरेट किया जाएगा और उसके बेसिस पर पॉलिसी इशू किया जाएगा, तो बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसपोर्टर फर्म से लेनी है डिपॉजिट फॉर्म में। जैसे उसके पास कितने नंबर ऑफ व्हीकल है जो कि कवर करने हैं, कितना उनका GVW है पर आरसी, लिमिट ऑफ इंडेमिनिटी कितना लेना चाह रहा है वो पूरे साल के लिए पॉलिसी, क्योंकि 1 साल के लिए दी जाएगी। 2 एडवान कवर है, दोनों में से कितने एडवान लेना चाह रहा है, दोनों या एक है कि टाइप ऑफ वॉट व्हीकल बॉडी क्या है, क्लोज बॉडी है, टैंकर है या ओपन ट्रेलर है, ट्रेलर है या रेफ्रिजरेटेड व्हीकल है। नॉर्मली उसकी गाड़ी की एज कितनी पुरानी है, कितने पुराने व्हीकल यूज कर रहा है, किस तरीके का माल लेके जाता है, कपड़ा है, लकड़ी है, शूज़ है, बुक्स है, मेटल है, खाने पीने का सामान है, फल है, सब्जी है, मिठाई है, बेकरी है, कुछ भी है, किसी भी तरीके का सामान लाया ले जा रहे, उसके पास क्लेम हिस्ट्री क्या है, और उसे सिंगल पॉलिसी चाहिए, फ्लीट पॉलिसी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा व्हीकल होंगे उतने लीड के लिए उसे एक ही फ्लीट पॉलिसी देना ठीक रहेगा। तो ये बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपने ट्रांसपोर्टर से कलेक्ट करनी है, जिसके बेसिस पर अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट आपको कोड जनरेट करेगा, और कोड जनरेशन पे अगर वो कंसेंट दे देता है तो उसको पॉलिसी इशू कर दी जाएगी। पॉलिसी में खास बात ये होगी कि जितने भी उसके पास व्हीकल हैं, मान लिया अब मेरी कोई ट्रांसपोर्ट पर मैं राजस्थान गोल्डन ट्रांसपोर्ट, अब मेरे पास 3 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, 20 ट्रक मेरे हैं, 10 ट्रक मैंने हायर किए, तो मेरी एक ही कैरियर लीगल लायबिलिटी की फ्लीट पॉलिसी लूँगा, जिसमें कि 30 के 30 की रिस्क कवर हो जाएगी।
लेकिन मुझे 30 व्हीकल्स की डिटेल देनी है और ये 30 के 30 व्हीकल प्रमोटर की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में इंश्योर होने चाहिए। 20 की अलग अलग पॉलिसी होगी। ये सवाल उठेगा कि मैं जो उनका ओनर उनकी तो पॉलिसी ले लूँगा, लेकिन जो मैंने भाड़े पे लिया उनकी तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे नाम से तो पॉलिसी शुरू हुई। तो उनका जो मालिक है वो पॉलिसी लेगा और पॉलिसी कॉपी लेकर के आपको दे देगा। लेकिन वोटर की पैकेज पॉलिसी कंपलसरी है, इसके बिना कैरियर लीगल लायबिलिटी में रिस्क कवर नहीं होगी। तो ये जो कैरियर है, इस कैरियर के लिए वोटर पैकेज पॉलिसी हर व्हीकल की चाहिए, क्योंकि अगर कोई लॉस हो गया तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी ने मोटर की पैकेज पॉलिसी चेक करनी है। और ट्रांसपोर्टर फर्म किसी भी तरीके के माल ढोने के केस में कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी ले सकती है, केवल कॉन्ट्राबैंड आइटम को छोड़, क्योंकि ये जो लायबिलिटी है ये कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 में कवर होती है और ये लीगल लायबिलिटी है। इसलिए इसको रोड ट्रांसपोर्ट कंपनीज को लेना एज पर लो तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए लेती है। नॉर्मली ये सवाल भी आता है कि सर मैरिन की गांधी पॉलिसी क्यों नहीं ले ली जाए बजाय कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो माल है वो ट्रांसपोर्टर का नहीं है, वो किसी थर्ड पर्सन का है। ट्रांसपोर्टर तो केवल थोड़े टाइम के लिए कस्टोडियन है, टाइम के लिए यहाँ से वहाँ भेज रहा है। तो उस माल का अगर कोई लॉस हो जाता तो उसकी ट्रांसपोर्टर की लीगल लायबिलिटी का उसको नुकसान पे करें। तो ये जो CLL पॉलिसी है तो लीगल लायबिलिटी की रिस्क कवर करती है, लेकिन मैरिन पॉलिसी जो है वो प्रॉपर्टी या माल की रिस्क कवर करती है खाली। दूसरे, मैरिन की पॉलिसी को गाड़ी माल का मालिक ले सकता है, चाहे वो सेलर हो या बायर हो, कंसाइनर हो या कंसाइनर, जिसका भी इंश्योरेंस इंटरेस्ट है वो ले सकता है। लेकिन कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी केवल ट्रांसपोर्टर फर्म देगी जिसका काम सिर्फ माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो मैरिन पॉलिसियाँ काम नहीं करेंगी। व्हीकल कवर्ड कैन बी ओन्ड और हायर्ड, ये जरूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्टर की खुद ही सारी गाड़ियों का मालिक हो। वो भाड़े की जो गाड़ियाँ उसके पास उनको भी बीमा करा सकता है। इन दोनों पॉलिसी में, मोटर की पॉलिसी में भी और कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में भी अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं होता। अंडर इंश्योरेंस के मायने हैं कि अगर कॉस्ट से कम का बीमा कराया गया तो कुछ परसेंटेज जितना कम है उतना क्लेम में से काट लिया जाता है। मोटर में इसलिए नहीं होता कि मोटर का इंश्योरेंस जो होता है वो IDV पर होता है। IDV का मतलब होता है एक्स शोरूम प्राइस माइनस परसेंटेज शोन इन द टेबल, IDV टेबल। वो कम हो जाती है 5 साल तक के लिए, उसके बाद भी एवरेज 10% कम होता चला जाता है। तो मोटर में तो मार्केट वैल्यू पर बीमा होता है, क्योंकि हर साल व्हीकल की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, इसलिए अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये जो पॉलिसी है इसमें इसलिए अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं होता कि इसमें तो माल का मालिक ही नहीं है ट्रांसपोर्टर, वो तो और थर्ड पर्सन का माल है, कोई भी मेरा तुम्हारा या किसी भी पर्सन का माल है। तो यहाँ अंडर इंश्योरेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें तो पता ही नहीं वैल्यू कितनी है उसकी, जो उसमें सामने वाले ने बता दी। मान लिया मेरे फ्रिज हैं 30-30 हज़ार के 4 फ्रिज में भेज रहा हूँ, लेकिन मैंने GR में केवल 25-25 हज़ार का ही लिखाया है, 20-20 हज़ार का ही लिखाया है। तो ट्रांसपोर्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी की जाएगी। क्लेम जो सेटल होता है वो AOA और AOY के बेसिस पर होता है, यानी एनी वन एक्सीडेंट और एनी वन ईयर लिमिट के बेसिस पर होता है। तो ये जो AOA और AOY है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि इंश्योरेंस की जो पॉलिसी ली जाएगी, कैरियर्स लीगल लायबिलिटी, उसमें सम इंश्योर्ड तो ट्रांसपोर्टर फर्म को बताना है, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी उसको खुद को सेलेक्ट करनी है कि उसका पूरे साल का टर्नओवर कितना होता है, तो वो सम इंश्योर्ड ले लेगा। लेकिन ये सम इंश्योर्ड निकलेगा कैसे, ये AOA और AOY निकलेंगे कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी सम इंश्योर्ड से ज़्यादा कभी भी नहीं है, और उसमें जो सम इंश्योर्ड है वो उसका नॉर्मली 1 साल का टर्नओवर है, लेकिन ये तो पूरे साल की लिमिट की लायबिलिटी होगी। किसी एनी वन एक्सीडेंट, किसी एक सिंगल एक्सीडेंट के लिए लिमिट ऑफ लायबिलिटी कितनी होगी ये डिसाइड करना, तो दोनों ही चीज़ें निकालनी पड़ेगी, और इंश्योर्ड को खुद को निकालनी पड़ेगी क्योंकि सब इंश्योर्ड उसी को बताना है। यहाँ अंडर इंश्योरेंस ओवर इंश्योरेंस का क्वेश्चन नहीं है, जो वो बताएगा वो इंश्योरेंस हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू लेने या उसकी रीस्टेटमेंट वैल्यू ये सब करिए नहीं है, लेकिन पर एक्सीडेंट लायबिलिटी कैसे निकले और टोटल पूरे साल की लायबिलिटी कैसे निकले ये देखना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है टैंकर का, ये समझ लीजिए कि मान लिया मेरी गाड़ी, मेरी फर्म जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट से एक गाड़ी ली और वो टैंकर लेकर के जा रही है, वो ऑयल लेके जा रही है, पेट्रोल लेके जा रही है। अब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, सारा का सारा पेट्रोल पी गया। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि अगर मेरा काम यही है तो मेरा एक बार में कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो मैं क्या देखूंगा, RC टैंकर की कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। मान लिया 5000 लीटर है टैंकर, तो उसमें 5000 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल या डीजल तो आएगा नहीं, और 5000 लीटर अगर लेके जाते हैं और 1 लीटर की एवरेज प्राइस मान लीजिए 100 रुपये, तो मैक्सिमम नुकसान उसमें कितना होगा, 5 लाख। डीजल में तो और भी कम होगा क्योंकि उसकी रेट कम होती है। तो ये 5 लाख रुपए मैंने एनी वन एक्सीडेंट लिमिट निकाली, AOA, एनी वन एक्सीडेंट, यानी कि कोई भी टैंकर चाहे वो डीजल से भर के जा रहा है, पेट्रोल से भर के जा रहा है, उसमें एक बार में टोटल अगर उसका लॉस भी हो जाए, जल जाए, डूब जाए नदी में, तो 5 लाख से ज़्यादा का नुकसान है। ठीक है, मेरी एनी वन एक्सीडेंट लिमिट। अब मुझे निकालना है एनी वन ईयर लिमिट। एनी वन ईयर के लिए मुझे क्या देखना होगा कि मान लिया मेरे पास 30 लीटर है और 30 के 30 पूरे साल चलते हैं, तो 5 लाख इंटू 30 है जो 365, मेरा पूरे साल का टर्नओवर आ गया। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, तो इस तरीके से मेरा पूरे साल का टर्नओवर का मेरा सम इंश्योर्ड हो जाएगा। अब सर प्रीमियम रेट कैसे अप्लाई होती है, जितना भी हमने सम इंश्योर्ड बताया, और कोई बहुत ज़्यादा हाईली इम्प्लेमेबल आइटम है या कोई हजार्डस आइटम है तो रेट 1 रुपये भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 20 पैसा, 25 पैसा, 30 पैसा, और मार्केट भी कंपटीशन के हिसाब से उसमें भी डिटर्मिन डिस्काउंट हो जाता है। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है, कितना उसमें कैरी किया जा रहा है, क्या उसकी कैपेसिटी है, तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आइटम क्या है ये इम्पोर्टेंट है। अब ये कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी जो दी जाती है, उस पॉलिसी में ट्रांसपोर्टर फर्म के कितने व्हीकल कवर्ड हैं इसकी डिटेल होती है, उनमें से हायर्ड कितने हैं, ओन्ड कितने हैं, इसकी भी डिटेल होती है, और उसके जितने भी व्हीकल हैं उन सबके लिए एक ही पॉलिसी इशू होती है। हालांकि ये पॉलिसी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत किसी भी ट्रांसपोर्टर फर्म के लिए लेना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इसके बिना उनका गुजारा नहीं होता।
क्योंकि आए दिन नुकसान होते हैं, आए दिन कभी मसाले का नुकसान हो गया, कभी किताबों का नुकसान हो गया, कभी जूतों का नुकसान हो गया, जो भी आइटम जाएगा उसी का टूट फूट होगी, फर्नीचर का नुकसान हो गया। तो ये नुकसान सारा इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है। अब इसमें दो चीजें खास समझ लें आप कि आप किसी भी ट्रांसपोर्टर फर्म को ये पॉलिसी दे रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मेरे ट्रांसपोर्टर फर्म के थ्रू कुछ माल भेज रहे हैं, तो आप इंश्योरेंस माइंडेड आदमी, आप खुद ही अपने माल का बीमा करा के भेजेंगे। अब आपने अपने माल का बीमा करा लिया, मान लिया 1 लाख के आपके 500 की जाए, बीमा करा लिया, रास्ते में मान लिया 500 डैमेज हो गई, तो आपने तो बीमा कराया हुआ, इसलिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेंगे। हालांकि आप चाहें तो ट्रांसपोर्टर फर्म से ले सकते हैं, लेकिन आपने क्योंकि बीमा कराया तो इंश्योरेंस कंपनी से आपने लगा इससे क्लेम मिल जाएगा। अब यहाँ आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जिसका मतलब यह है कि आप चाहे ट्रांसपोर्टर से लें या इंश्योरेंस कंपनी से लें, आपको मिलेगा उतना ही जितना आपका एक्चुअल लॉस होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि आप अपने लॉस से इनकम नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते। आपका नुकसान अगर 1 लाख का हुआ है तो आप 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी से ले लो, 1 लाख ट्रांसपोर्टर से ले लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी एक से लोगे ना, और बाई चांस आपने पहली प्रायोरिटी दी इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनी आपका जो एक्चुअल लॉस हुआ है उसको असेस करने के लिए सर्वेयर भेजेगी, रिपोर्ट बनवाएगी, फोटो खिंचवाएगी, रीजन देखेगी कि क्या वो मैरिज करने की पॉसिबिलिटीज कवर है या नहीं। अगर वो क्लेम पेबल है तो रिपोर्ट के बेसिस पर उसको सेटल कर देगी। लेकिन जब क्लेम सेटल करेगी तो वो आपसे डॉक्यूमेंट लेगी जिसको बोलते हैं सब्रोगेशन लेटर। ये सब्रोगेशन लेटर इस बात का प्रूफ है कि क्योंकि आपने को इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिफाई कर चुकी है, अब आप अपने सारे राइट्स इंश्योरेंस कंपनी के नाम ट्रांसफर कर दें। तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट आपने साइन करके इंश्योरेंस कंपनी को दिया, इंश्योरेंस कंपनी को आपके बिहाफ पर उस थर्ड पर्सन से रिकवरी करने का राइट मिल गया जिसने ये लॉस किया था। अब लॉस करने वाला कौन था? जो गाड़ी चला रहा है। गाड़ी किसकी है? ट्रांसपोर्टर की। जिम्मेदार कौन बोल रहा है? ट्रांसपोर्टर। तो इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसपोर्टर से ये रिकवरी कर सकती है, और रिकवरी करने के लिए उसने आपसे सब्रोगेशन लेटर ली। आपको तो ये राइट है कि आप चाहें तो ट्रांसपोर्टर से लें, चाहे इंश्योरेंस कंपनी से। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से ना लेकर ट्रांसपोर्टर से लेते हैं तो ट्रांसपोर्टर अपनी इंश्योरेंस की कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में क्लेम ले सकता है, उसके पास हो। और आप इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं तो आपको तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे कर देगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसपोर्टर से रिकवर करने की क्योंकि जिम्मेदारी उसकी। अब इस सिचुएशन में मामला उल्टा हो गया कि ट्रांसपोर्टर को चाहे आप बीमा करा के भेजें या ना करा के भेजें, उसकी जिम्मेदारी तो हर हाल में उसको तो लॉस का क्लेम पे करना ही करना है। वो तो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, इसलिए उसका सर्वाइवल ही नहीं है बिना कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी के। चाहे आप इंश्योरेंस कराएं या ना कराएं, उसको तो क्लेम पे करना ही करना है। सब्रोगेशन लेटर का मतलब यह है कि इंश्योरेंस कंपनी को उससे रिकवर करने का राइट मिल गया। दूसरी चीज ये है
कि क्योंकि कवरेज में फायर, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस दोनों चीज़ें कवर्ड है। तो ये जो नेग्लिजेंस है ये इतना बड़ा कवरेज है जिसमें कि कम से कम किसी भी कारण से लॉस और लगभग कवर हो जाता है, फिर चोरी वोरी को छोड़कर। नेग्लिजेंस हो या एम्प्लॉय का क्रिमिनल एक्ट हो या उसके सर्वेंट की गलती हो, लापरवाही हो, तो भी कवर हो जाएगी। हाँ, राइट एंड स्ट्राइक कवर नहीं है, टेररिज्म कवर नहीं है, उसके लिए उनको अलग से एड ऑन कवर प्रीमियम देना पड़ेगा। तो जब भी आप इस पॉलिसी को बेचने जाते हैं किसी भी ट्रांसपोर्टर फर्म, तो आपको सबसे पहले एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या होगी कि क्योंकि आपकी पॉलिसी बहुत साल लोगों से नहीं चली आ रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टर फर्म तो हर शहर में होती है। हर शहर में लगभग एक ट्रांसपोर्ट नगर होता है और उस ट्रांसपोर्ट नगर में सैकड़ों हजारों ट्रांसपोर्ट फर्म होती हैं। उन हर एक फर्म के पास सैकड़ों हजारों ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं और उन सब में डेली माल जाता है। माल का लॉस और डैमेज भी होता है तो क्लेम भी मिलता है। कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस होती तो शुरू से चली आ रही है जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के पास। तो जब आप ये पॉलिसी बेचने जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्टर ये कह सकता है सर ये पॉलिसी तो हमने ऑलरेडी ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एंट्री लेनी है। ये तुम्हारी मार्केटिंग स्किल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर फर्म में एक बार एंट्री मिल गई तो आपको डबल बेनिफिट है। आप उनको कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी भी दे सकते हो, प्लस उनके कमर्शियल व्हीकल्स का इंश्योरेंस भी कर सकते हो, जिनका एक बहुत बड़ा कीमत है। तो जब आप एक बार एंटर हो जाते हैं तो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी को भी हर साल आप ही रिन्यू करते हैं, फिर कमर्शियल व्हीकल्स को भी आप ही रिन्यू करते हैं, यहाँ तक कि अगर उसमें कुछ व्हीकल हायर किए हुए हैं वो भी आपको इंश्योरेंस के लिए मिल सकते हैं। तो एक बड़े वॉल्यूम बिजनेस दे सकती है पॉलिसी। और ये मान के चलिए कि इस पॉलिसी में प्रीमियम आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर शहर में ट्रांसपोर्टर फर्म ऑलरेडी होती है। यहाँ तक कि आजकल तो गाँव डाली डाली में भी ट्रांसपोर्टर बैठे हुए। लेकिन ट्रांसपोर्टर फर्म का मतलब ये नहीं है जिसने एक ट्रक लगा लिया वो ट्रांसपोर्टर फर्म। हाँ, कोई भी जिनका रेगुलर बिजनेस यही है, कोई छठे जमा से बेचने वाला ट्रांसपोर्टर नहीं बन जाता। रेगुलर बिजनेस यही है, नंबर ऑफ व्हीकल्स है उनके पास, डेली का काम यही है। तो उनको तो इस बात का खुद का डर लगा रहता है कि क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में तो माल का नुकसान होता ही रहता है, डैमेज होते ही रहते हैं। और कोई भी माल का ओनर जिसका सामान डैमेज हुआ वो तो क्लेम करेगा ही करेगा, पैसे मांगेगा ही मांगेगा, देने भी पड़ेंगे उसको। तो ऐसी सूरत में बिना इस पॉलिसी के ट्रांसपोर्टर फर्म का, कैरियर फर्म का या लॉजिस्टिक फर्म का गुजारा नहीं है। ये हर एक ट्रांसपोर्टर के लिए मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन मस्ट है, नेसेसरी है, लेनी पड़ती है उसको। और हर ट्रांसपोर्टर ये कोशिश करता है कि जितना उसका एनुअल टर्नओवर है उतना सम इंश्योर्ड या उतने की लायबिलिटी तो वो कम से कम कवर कर रहे हैं। आप जब ये पॉलिसी दे रहे हैं तो आप साथ में इस बेनिफिट को हाईलाइट कीजिए कि कवर ड्यूरेशन में आपको 3 डेज का एक्स्ट्रा कवरेज मिल रहा है। क्योंकि जैसे ही गुड्स कैरिंग व्हीकल फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज पर पहुंचता है और इमीडिएटली अनलोड नहीं होता है, उसमें लोडेज होती है, माल होता है, उस माल को किसी भी तरीके की नुकसान हो सकती है, क्योंकि रख रखे कई तरीके के नुकसान हो जाते हैं। तो वो जो उसको एक्स्ट्रा कवरेज मिल रहा है 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसको हाईलाइट करने का पॉइंट ये होगा कि ट्रांसपोर्टर को जब दिखेगा कि मेरे को इस पॉलिसी में कम्फर्ट है तो पॉलिसी को लेना प्रेफर करेगा, क्योंकि हो सकता है दूसरी कंपनी की पॉलिसी में ये बेनिफिट ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंस तो हर एक कंपनी की पॉलिसी में होगा। ये कोई टैरिफ प्रोडक्ट तो था नहीं, ना तो उसका पहले टैरिफ था, ना आज की डेट में कोई टैरिफ। जैसे मोटर का टैरिफ है, फायर का टैरिफ है, इंजीनियरिंग का टैरिफ है, इस तरीके का ये टैरिफ बिजनेस नहीं था, ना है। इसमें तो जिस किसी ट्रांसपोर्टर को जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं उन सबकी फ्लीट रिस्क कवर कराने का ट्रेडिशन चला आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बढ़ता है और जब बढ़ता है तो नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ते हैं।
ज़्यादा कारोबार बढ़ गया तो कितने व्हीकल अगर नहीं खरीद पा रहा तो भी भाड़े के व्हीकल लेने पड़ते हैं। तो जब व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है, कारोबार बढ़ता है, तो फिर एक कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी जरूरी होगी। तो पॉलिसी का बिजनेस आपको वॉल्यूम देगा, आपको दूसरा मोटर व्हीकल का भी बिजनेस देगा, आपको जो हायर व्हीकल है उनको ओनर्स तक पहुँचने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और पॉलिसी में क्लेम सेटलमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने इमीजिएटली सर्वेयर को कॉल करके इंटीमेट करना है, और सर्वेयर ने फिर रश टू द स्पॉट टू फिजिकली वेरीफाई द लॉस। उसके रिपोर्ट के बेसिस पर क्लेम सेटल ईजिली हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी चाहे आप बैंक के थ्रू सेल करें या इंडिविजुअल सेल करें या ट्रांसपोर्ट ऑफिस में अप्रोच करें, बट इजीली सेलेबल। बस इजीली सेलेबल आप कह सकते हैं कि मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट की तरह कंपलसरी नहीं, लेकिन आपके बिजनेस के लिए आपके बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। हाँ, जितने भी व्हीकल्स आप यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो आपको आज भी हर एक के लिए सेपरेट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी लेनी है, क्योंकि उसके बाद आप गाड़ी चलाएंगे तो रोड पर चालान हो जाएगा, क्रिमिनल केस ही बन जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपने जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फिटनेस है, परमिट है, आरसी है, डीएल है, अगर ये भी नहीं रखें तो भी केस बन जाएगा। तो जो मोटर व्हीकल की रिक्वायरमेंट है वो अपनी जगह है, और मोटर व्हीकल के ऑडी क्लेम पर लागू होगी। थर्ड पार्टी केस होता है तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी उसी पैकेज पॉलिसी में ही कवर होगी। इस पॉलिसी में केवल माल की रिस्क कवर होगी जो कि रास्ते में डैमेज हो रहा है, या पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर डैमेज हो रहा है, या पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज पर हो रहा है, या एक्स्ट्रा 3 डेज में पड़ा हो रहा है। यह कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी। अब किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।